Hello dear children, how are you all? I hope you are hale and hearty. पता है बच्चों मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है लॉकडाउन में आप सब ना घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हो, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं ना। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगी देखने के लिए झलक भारत की इन द चैप्टर नंबर 7 in your books First Flight, and the title of our chapter that we are going to discuss today is Glimpses of India. Glimpses means ग्लांसेस, झलक, भारत की झलक। और इस पर्टिकुलर चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इन द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अ बेकर फ्रॉम गोवा, हम चलेंगे घूमने गोवा। इन सेकेंड पार्ट कुग्र, हम चलेंगे घूमने कर्नाटका के अंदर, कुग्र के अंदर, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड इन पार्ट थर्ड टी फ्रॉम आसाम, वी आर गोइंग टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ आसाम। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं गोवा, बिकॉज आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एंड द टाइटल इज अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड दिस इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिगस। चलिए शुरू करते हैं विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। बच्चों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये है लूसियो रॉड्रिगस जिन्होंने लिखा है ये लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। बच्चों तो आज हम जा रहे हैं घूमने गोवा के अंदर। पहले टाइटल की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैप ऑफ इंडिया में गोवा कहाँ पर है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा आप समझ गए। बेकर क्या होता है? वन हु बेक्स, जो बेकिंग करे, ब्रेड्स बनाए। वन हु मेक्स और बेक्स ब्रेड इज कॉल्ड अ बेकर। तो आज इस पूरे लेसन के अंदर हम बेकर्स की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी की ब्रेड बनाते हैं, और गोवा से हैं वो। लूसियो रॉड्रिगस ने ये सब लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिगस। सबसे पहले आप देखिए गोवा का खूबसूरत सा ये सीन। आज हम यहां जा रहे हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो बच्चों आज इस पूरे लेसन के अंदर हम पेन पोर्ट्रेट, चरित्र चित्रण पढ़ने वाले हैं एक ट्रेडिशनल परंपरागत गोवन विलेज बेकर का, गोवा के गांव के एक बेकर का। बेक का मतलब क्या हुआ? कुक एंड मेक एडिबल बाय पुटिंग इन अ हॉट ओवन। गरम गरम करके बनाते हैं ना ब्रेड को फर्नेस के अंदर, आपको आगे पता भी चलेगा ये, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, आज भी उसके समाज के अंदर उसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े, आज भी सुनते हैं। रेमिनिसिंग मीन्स रिकलेक्टिंग ऑफ पास्ट, रिमेंबरिंग द पास्ट, पास्ट को नॉस्टैल्जिकली बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से याद करते हैं। और किस पास्ट को? उन गुड, अच्छे, ओल्ड, पुराने, पोर्चुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों को, जब पुर्तगाल का शासन था गोवा के ऊपर। द पोर्चुगीज एंड द फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली लोगों को हम याद करते हैं और उनके बहुत ही फेमस, लॉव्स का मतलब हो गया बच्चों पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़ों को, यानी कि ब्रेड के पीसेस को जो उनसे हमने बनाना सीखा। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो ब्रेड के loaves, ब्रेड के पीसेस खाने वाले लोग तो वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, लेकिन उनको मेकर, उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पर है। We still have amongst us the mixers, हमारे बीच आज भी हैं वो मिक्सर्स, मिक्स करने वाले। The molders, those who mold, उनको एक आकृति देने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और उनको बेक करने वाले हॉट ओवन के अंदर। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, बच्चों वो बहुत पुरानी, टाइम टेस्टेड मतलब समय की कसौटी पर पूरे उतरने वाली फर्नेसेस, फर्नेसेस मीन्स तुम कह सकते हो फायर प्लेस, ओवन या भट्ठी कह सकते हो हिंदी के अंदर। स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वहाँ पर हैं, आज भी वहाँ पर वो फर्नेसेस, वो भट्टियाँ, वो ओवन्स देखे जा सकते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट बीन येट
extinguished, उन फर्नेसेस, उन भट्टियों के अंदर जो आग थी वो अभी भी पुट आउट नहीं हुई है, बुझी नहीं है. द थड एंड द जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. अब बच्चों तो वो भट्टी की आग अभी तक बुझी नहीं है. थर्ड एंड जिंगल का मतलब होता है फॉलिंग साउंड अलॉन्ग विद द म्यूजिकल साउंड. बेकर जब आता था, आपने देखा है गर्मियों के अंदर आइसक्रीम बेचने वाले जब अपनी गलियों में आते हैं वो घंटी बजाते हुए आते हैं. हमें पता चल जाता है गली में आइसक्रीम बेचने वाला है और हम भाग के आइसक्रीम खरीद लेते हैं. तो जैसे वो बेकर आता था वो भी एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट करता था उसके परंपरागत बैम्बू के ऊपर. बैम्बू मैं आपको बच्चों अभी दिखाती हूँ, देखिए आप, ये बैम्बू है जिसके ऊपर ये उसका पूरा का पूरा ये पैकेट गोल सा रखा है जिसके अंदर सारी ब्रेड्स होती हैं. तो वो बच्चों उसको बजाता हुआ आता था, उसकी साउंड हेराल्डिंग अनाउंस करती थी हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो आज भी कई जगहों पर सुनी जा सकती है. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. हो सकता है कि पिताजी जीवित ना हो लेकिन उस पिताजी के पुत्र ने उसकी फैमिली प्रोफेशन को, व्यवसाय को, यानी कि बेक करने के व्यवसाय को स्टिल कॉन्टिन्यूज आगे बढ़ाया है. मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो तो शायद गुजर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे वो काम कर रहे हैं और ब्रेड मेकिंग लगातार होती जा रही है गोवा के अंदर. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा. इन बेकर्स को बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड में पूछा जाता है, क्या कहते हैं बेकर्स को गोवा के अंदर? कहते हैं PADER, पेडर. तो बच्चों इस तरह की बैम्बू स्टिक के ऊपर देखिए लिख के आते थे. आप इनकी ड्रेस को भी ध्यान कीजिएगा जो बेच रहे हैं. अभी हम ड्रेस की भी बात करेंगे आगे और किस तरह से ये ब्रेड्स को दे रहे हैं. ये रियल इमेज है बेकर्स फ्रॉम गोवा की और ये है पेडर, इनको हम कहेंगे पेडर. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. अब राइटर कहते हैं जब वो बचपन छोटे थे उनके बचपन के अंदर बेकर को वो अपना दोस्त, फ्रेंड, कंपेनियन, साथी और गाइड, मार्गदर्शक मानते थे. He used to come at least twice a day. बेकर 2 बार आता था दिन में. Once when he set out in the morning on his selling round. एक बार तो सुबह आता था जब वो ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलता था. And then again when he returned after emptying his huge basket. अब आप देख पा रहे हैं बास्केट इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर रखी हुई है. और एक बार वो दोबारा जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली कर देता था तब वापसी के समय भी वो वहाँ पर आता था. तो 2 बार आता था दिन में, जाते वक्त और आते वक्त. द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप. जब वो अपनी म्यूजिकल साउंड क्रिएट करते हुए उस बैम्बू से आता था तो हम लोग अपनी नींद से जाग जाते थे. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और हम भागते थे उससे मिलने के लिए, उससे ग्रीट करने के लिए. मतलब ग्रीट मीन्स किसी का अभिवादन करना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये होते हैं बच्चों ग्रीटिंग्स, नमस्कार हम हिंदी में बोलते हैं. Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये हमारा प्यार था ब्रेड के उन टुकड़ों के लिए? Not at all, बिल्कुल भी नहीं. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. बच्चों जो ब्रेड्स के लोव्स थे, जो ब्रेड के पीसेस थे वो खरीदे जाते थे पेस्किन या बेस्टिन. ये बच्चों नाम है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये नाम है पेस्किन या बेस्टिन, जो किसी भी मेड सर्वेंट के हो सकते हैं घर के अंदर. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली. हमें क्या चाहिए थी? बच्चों को क्या चाहिए थी? बच्चों को चाहिए थी ब्रेड बैंगल्स. अब आप चित्र देख पा रहे हैं, पिक्चर आपके स्क्रीन पर है. बच्चों बैंगल्स के आकार के ब्रेड, यानी कि बैंगल्स गोल होती है ना, आपकी मम्मा पहनती हैं, आप देखते होंगे हाथों के अंदर, तो उसी गोल शेप की जो ब्रेड होती हैं उनको कहते हैं ब्रेड बैंगल्स. तो ब्रेड बैंगल्स बच्चों को बहुत पसंद थी और वो लॉन्ग फॉर डिज़ायर करते थे कि फटाफट जाएं, बेकर आए और वो ब्रेड बैंगल्स खाएं. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और ये ब्रेड बैंगल्स होती क्या थी? मीठी ब्रेड होती थी, टेस्ट में ये स्वीट होती थी और इनको स्पेशली बनाया जाता था. आप देख भी पा रहे हैं कितनी टेम्पटिंग दिख रही है ये ब्रेड बैंगल.
The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. तो बच्चों जब बेकर आता था या पेडर आता था तो उसकी एंट्री जो होती थी वो म्यूजिकल होती थी. सीन के ऊपर झंग झंग की साउंड आती थी जिससे पता चल जाता था कि उसकी बैम्बू स्टाफ, उसकी बैम्बू की बनी हुई छड़ी से वो उसको क्रिएट करता था और बेकर आ गया है. वन हैंड सपोर्टिंग द बास्केट. अब आप पिक्चर भी देखिए ध्यान से. एक हाथ ने बास्केट को पकड़ रखा होता था ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू की झंग झंग साउंड करता था उसको ग्राउंड पर जब मारता था. He would greet the lady of the house with good morning. वो हमेशा lady of the house को good morning wish करता था. And then place his basket on the vertical bamboo. और बच्चों फिर वो अपने गोल बास्केट को सीधे खड़े, वर्टिकल मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े बैम्बू के ऊपर रख देता था. आप पिक्चर में बहुत आराम से देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी लाइंस में यही बात हो रही है जो इस समय आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. हम बच्चे घेर कर खड़े हो जाते थे ना उसको पेडर को या बेकर को. क्यों? हमें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी. फिर हमें माइल्ड मीन्स लाइट, हल्की सी, रिब्यूक डांट के द्वारा, चाइट के द्वारा थोड़ा पुश्ड असाइड, दूर कर दिया जाता था और ब्रेड के टुकड़े डिलीवर कर दिए जाते थे, दे दिए जाते थे सर्वेंट को, नौकर को. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम भी नहीं छोड़ते थे, गिव अप नहीं करते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट. हम क्या करते? हम एक बेंच के ऊपर क्लाइंब, चढ़ जाते. और द पैरापेट होती है बच्चों वॉल ऑन द एज ऑफ द रूफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुंडेर. मुंडेर के ऊपर खड़े हो जाते. एंड पीप, पीप का मतलब होता है झांक कर देखना. पीप इनटू द बास्केट, हम झांक झांक कर देखते थे कि बास्केट में क्या क्या यमी यमी डिलीशियस ब्रेड के टाइप्स हैं. समहाउ किसी भी तरीके से हम कोशिश करते थे कि हम झांक कर देख पाएँ कि आखिर बास्केट में क्या क्या माल छुपा है. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. मुझे यानी कि प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिगस को आज भी याद है, ये सब उन्होंने अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं बच्चों, तो उन्हें आज भी याद है उन लोव्स की, ब्रेड के पीसेस की टिपिकल फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस होती है स्मेल, खुशबू. पता है ना आपको यमी यमी खाने की कितनी यमी खुशबू आती है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. लोव्स तो होती थी एल्डर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए ब्रेड के टुकड़े, और ब्रेड बैंगल्स वो मीठी मीठी टेस्टी गोल शेप की, सर्कल शेप की ब्रेड बैंगल्स होती थी बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तो बच्चों बेकर सुबह सुबह आ जाता था और राइटर हमें बताते हैं कि वो परवाह नहीं करते थे कि उन्होंने अपने टीथ को ब्रश किया है या नहीं, अपने माउस को, मुंह को वॉश किया है या नहीं, धोया है या नहीं प्रॉपरली. एंड वाई शुड वी, हम इस चीज़ की परवाह करें भी क्यों कि हमने दांत साफ किए हैं या नहीं, माउथ वॉश किया है या नहीं. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. क्योंकि उस समय बच्चों मैंगो लीफ, आम के पत्ते को वो यूज़ किया करते थे, उसको प्लक किया करते थे, तोड़ा करते थे और उससे टूथब्रश किया करते थे. आपने भी देखा होगा नीम की दातुन वगैरह का यूज़ आज भी लोग करते हैं टीथ को क्लीन करने के लिए. तो वो कहते हैं कौन मेहनत करे कि मैंगो लीफ को प्लक किया जाए, तोड़ा जाए और उससे टूथब्रश किया जाए, दांतों को साफ किया जाए. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और वैसे भी क्या ज़रूरी है माउथ वॉश करना या टीथ ब्रश करना. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. वो आपने हिंदी में भी कहावत सुनी होगी ना, शेरों का मुंह किसी ने धोया है क्या. तो कहते हैं टाइगर्स यानी कि चीतों के दांतों को भी किसी ने ब्रश कभी किया है क्या. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और वैसे भी गरम गरम चाय का प्याला कुछ भी साफ कर सकता है पूरी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से. यानी कि वो सीधा ही ब्रेड बैंगल्स खाते और चाय पीते जिनसे उनका मुंह अपने आप ही साफ हो जाता. उन्हें टूथब्रश करने की या माउथ वॉश करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. अब बच्चों आप देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर कितनी डिलीशियस ये है आपके सामने जो रखी है ब्रेड, उसका नाम है बोल.
मैरिज गिफ्ट्स, अगर आप किसी की शादी में कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, किसी काम का ही नहीं है अगर उसमें आपने स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड बोल को इंक्लूड नहीं किया है, तो जो कि आप पिक्चर पर देख पा रहे हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। बच्चों गोवा के अंदर उस समय कोई भी पार्टी होती, कोई भी फीस्ट का मतलब दावत, ग्रैंड पार्टी आप लोग कह सकते हैं, तो उसका कोई चार्म नहीं होता, उसकी कोई शान ही नहीं होती अगर उसमें ये वाली ब्रेड या और भी कई तरीके की ब्रेड खाने को ना मिलती। यानी कि वहाँ पर कल्चर था गोवा का कि ब्रेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर द विलेज। कोई भी नहीं बता सकता कि एक बेकर एक गोवा के गांव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी घर की सुबह सुबह नहीं होगी अगर वहाँ पर वहाँ की ब्रेड ना आए, चाहे वो स्वीट ब्रेड की बात हम कर रहे हों, चाहे बोल की बात कर रहे हो, चाहे लॉव्स ऑफ ब्रेड की हम बात कर रहे हों। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. लेडी ऑफ द हाउस जो घर की स्वामिनी होती थी, जब भी उसकी डॉटर बेटे की इंगेजमेंट सगाई होती थी तो उसे खुद बनाने होते थे उसमें सैंडविचेस। अब सैंडविचेस आपको भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है, यू ऑल नो वेरी वेल, किससे बनते हैं? ब्रेड से बनते हैं। तो ब्रेड तो इतना इंट्रीगल पार्ट थी वहाँ की लाइफ का, कल्चर का। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. केक और बॉलिनहास बच्चों एक तरह की स्वीट बिस्किट्स की तरह ब्रेड होती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसकी पिक्चर भी, लो पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये है बॉलिनहास। अगर आप चाहो इसको बनाना तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। मैंने भी देखा, इसको देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज़ बताई गई हैं बॉलिनहास बनाने की। तो केक्स और बॉलिनहास तो मस्त थे क्रिसमस के लिए। बच्चों गोवा के अंदर ना पुर्तगीज़ का शासन था, पुर्तगालियों ने शासन किया था, और वहाँ पर क्रिसमस आज भी बड़े शान से बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और जब भी क्रिसमस का त्यौहार आता है 25 दिसंबर, तो क्या बनता है? बॉलिनहास। तो आप पिक्चर देख पा रहे हैं। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो कोई भी त्योहार, चाहे वो क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल हो, फीस्ट हो, पार्टी हो, इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, आप देख पा रहे हैं सब जगह किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है? येस, यू आर राइट, ब्रेड की इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ब्रेड। तो वहाँ पर विलेज में एक बेकर का होना और बेकर की फर्नेस का होना, उसके हॉट ओवन का होना, भट्ठी का होना जिसमें कि वो उसको बेक करेगा, बहुत ही एब्सोल्युटली एसेंशियल था, बहुत ही ज़रूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. बच्चों ये ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो उस समय जो बेकर था या हम कहें पेडर था या ब्रेड सेलर था उन दिनों में, उसकी बड़ी पिक्यूलियर ड्रेस थी, बड़ी स्ट्रेंज ड्रेस थी, अजीब ड्रेस थी। और उस ड्रेस का नाम क्या था? नाम आप याद करेंगे, कबाई, KABAI। It was a single piece long frock reaching down to the knees. बच्चों एक तरह की फ्रॉक थी, छोटी लड़कियां पहनती ना फ्रॉक, आपने देखा होगा। तो एक ही फ्रॉक होती थी जो नीज तक की होती थी, घुटनों तक की होती थी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी। ये देखिए, पहनी हुई ना फ्रॉक घुटनों तक की, तो ये कहलाती थी कबाई। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers. कहते हैं हमारे अपने बचपन में, राइटर कहते हैं, हमने बेकर्स को देखा है कि वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, which were shorter than the full length ones and longer than the half pant. जो छोटे होते थे यानी पूरे पैरों के नहीं होते थे और हाफ से थोड़े ज़्यादा होते थे, ठीक है। यानी कि बीच बीच के मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, एक तरफ ये वाली ड्रेस है, एक तरफ कबाई ड्रेस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a painter. तो बच्चों आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी पैंट पहन रखी है जो हाफ से कुछ ज़्यादा है, घुटनों से नीचे चली जाती है, तो आज भी उसको कहा जाता है, अरे अरे तुमने तो पेडर जैसी ड्रेस पहन रखी है। अब आप देख रहे हैं कबाई भी आपके सामने है और ये हाफ पैंट से थोड़ी ज़्यादा लंबी वाली जिस ट्राउज़र की हम बात करें वो भी आपकी आंखों के सामने है। तो ड्रेस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है तो आप ज़रूर देख लें, समझ लें। The baker usually collected his bills at the end of the month. बच्चों बेकर पूरे महीने ब्रेड बेचता था
और महीने के अंत में वो बिल्स इकट्ठे करता था। जैसे आप देख पाते हैं, सोच पाते हैं, दूध वाला हमारा जो आता है मिल्कमैन, हम महीने में आखिर में हिसाब करते हैं ना, तो उस तरह से बेकर का भी हिसाब महीने के अंत में किया जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो उसका जो महीने का अकाउंट था कि किसने कितने रुपए की ब्रेड ली है, वो एक दीवार के ऊपर पेंसिल से नोट करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग करना बहुत ही प्रॉफिटेबल, लाभदायक प्रोफेशन था, व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। एक बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे और प्रॉस्परस, वेल टू डू थे। वो कभी भूखे नहीं मरते थे। Their plump physique was an open testimony to this. Their plump, bakers की plump physique means body होती थी कैसी, plump, having a soft round body, मोटे मोटे से होते थे वो। और ये टेस्टिमनी थी, एविडेंस था, सबूत था कि उनकी लाइफ हैप्पी थी, प्रॉस्परस थी और वो भूखे नहीं मरते थे। क्या सबूत था इस बात का? उनकी प्लम्प बॉडी। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी अगर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे जिसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी शारीरिक संरचना जैक फ्रूट की तरह हो। अब आप पिक्चर पर देख पा रहे हैं, जैक फ्रूट ये होता है बच्चों, कटहल हम इसको हिंदी में बोलते हैं, कटहल की तरह होती थी, यानी कि मोटा मोटा जो व्यक्ति होता था, आप देख पा रहे हैं प्लम्प है काफ़ी कटहल भी, इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। उसकी तुलना आज भी कर दी जाती है कि अरे ये तो बेकर के जैसा दिखाई देता है। तो कई हमने बच्चों इस लेसन में वर्ड पढ़े हैं, पेडर, कबाई और प्लम्प अपीयरेंस जस्ट लाइक अ जैक फ्रूट। तो चलिए, ये तो थी बच्चों एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, वट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो बड़े लोग हैं गोवा के अंदर किस चीज़ को स्नेह से, प्यार से याद कर रहे हैं? आंसर इज द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। जो बड़े लोग हैं गोवा के अंदर वो स्नेह से याद कर रहे हैं अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को। एंड देयर लव ऑफ ब्रेड, और उनका प्यार जो ब्रेड के प्रति था, एंड लॉव्स और ब्रेड के पीसेस के प्रति था। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लॉव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। राइटर कहता है वो खाने वाले लोग तो अब वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन मेकर्स आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, आज भी उनका अस्तित्व वहाँ पर गोवा में कायम है। क्वेश्चन नंबर 2, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या आज भी ब्रेड मेकिंग बहुत ही लोकप्रिय है गोवा में? आप कैसे कह सकते हैं? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, आज भी ब्रेड मेकिंग बहुत ही पॉपुलर है गोवा के अंदर। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर स्टेटमेंट दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड। एक बात राइटर ने जो कही थी, स्टेटमेंट जो दी थी कि ईटर्स तो गायब हो चुके हैं, खाने वाले तो जा चुके हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं। There are mixers, molders and the ones who bake the loaves. आज भी हैं मिक्स करने वाले, मोल्डर्स आकृति देने वाले और उनको बेक करने वाले ब्रेड के लोव्स को। द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर। समय की कसौटी पर पूर्ण उतरने वाली फर्नेसेस, भट्ठियाँ या हॉट ओवन आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ बेकर कॉल्ड? बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकर को क्या कहा जाता था? द बेकर इज कॉल्ड अ पेडर इन गोवा। गोवा में पेडर कहा जाता था बेकर को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? बेकर हर रोज कब आता था? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट? बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे? आंसर इज the baker would come twice a day, once early in the morning and the second time when he returned after selling his stuff. तो बच्चों, बेकर एक दिन में ट्वाइस, 2 बार आता था। एक बार सुबह मॉर्निंग के अंदर और सेकंड टाइम जब वो अपना सामान स्टफ को बेच देता था, उसकी बास्केट जब खाली हो जाती थी तब वो फिर आता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स। बच्चे भागते थे बेकर से मिलने के लिए क्योंकि उन्हें चाहिए होती थी ब्रेड बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बेकर्स वियर? फर्स्ट,
इन द पोर्चुगीज डेज, सेकेंड व्हेन द ऑथर वॉज यंग। तो दो तरह की ड्रेस की हमने बात की थी, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी। यही पूछा गया है कि बेकर्स क्या पहनते थे। नंबर 1 पॉइंट में पूछा गया है पोर्चुगीज डेज में क्या पहनते थे। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। कबाई नाम की एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे बेकर्स पोर्चुगीज डेज के अंदर। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक ही कपड़ा होता था पूरा, एक लंबी फ्रॉक आप उसको कह सकते हैं, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक जाती थी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, व्हेन द ऑथर वॉज यंग, और जब ये जो हमारा राइटर है वो यंग था, वो छोटा था, तब क्या पहनते थे। During his childhood days, the author saw the bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो बच्चों जब चाइल्डहुड दिनों में था, बचपन में था, छोटा था हमारा राइटर या ऑथर, तब उसने देखा कि बेकर्स वियर कर रहे हैं ऊपर से एक शर्ट और नीचे से ट्राउजर्स, और वो ट्राउजर्स पूरे लंबे नहीं होते थे या बहुत छोटे भी नहीं होते थे, वो घुटनों से थोड़े लंबे होते थे, लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स, यानी कि हाफ लेग से थोड़े लंबे ही होते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वाई। कौन आज भी इनवाइट करता है ये टिप्पणी कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, और क्यों। आंसर इज एनी पर्सन हु इज वियरिंग अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites this comment। कोई भी व्यक्ति जो हाफ पैंट से ज़्यादा लंबी, जो कि घुटनों से उसके थोड़ी सी नीचे भी जा रही हो, उसने वैसी पैंट पहन रखी थी, वो हमेशा इस टिप्पणी को आकर्षित करता था, आमंत्रित करता था। कौन सी टिप्पणी, हिज ड्रेस लाइक अ पेडर। दिस इज बिकॉज द बेकर नोन एज अ पेडर यूज्ड टू ड्रेस लाइक दैट। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो बेकर था, जिसको हम पेडर भी बुलाते हैं, वो हमेशा इस तरह की ड्रेस ही पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर अपने महीने के अकाउंट्स कहाँ पर रिकॉर्ड करता था, कहाँ पर लिखता था। आंसर इज मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। तो मंथली अकाउंट बेकर अपने घर के अंदर एक दीवार के ऊपर पेंसिल से लिखता था, और वो बिल कब कलेक्ट करता था बच्चों, महीने के अंत में वो बिल कलेक्ट करता था, एट द एंड ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। बिल्कुल लास्ट लाइनों के चैप्टर के हमने पढ़ा था, लाइन थी इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। जिसका मतलब था बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जिसकी फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक संरचना एक जैक फ्रूट की तरह, एक कटहल की तरह होती थी, उसे लोग कहते थे या कंपेयर करते थे एक बेकर के साथ। तो यही पूछा गया है। आंसर इज इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। तो इसका क्या मतलब होता था, ये बात पूछी है। इसका मतलब होता था कि प्लम्प फिजिक है, फिजिक मीन्स बॉडी है, प्लम्प मीन्स हैविंग अ सॉफ्ट राउंड बॉडी, कोमल सी, मोटी मोटी, गोल गोल बॉडी, जैसे कि जैक फ्रूट की है, आप देख पा रहे हैं, कटहल की है, वैसी ही बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या ब्रेड गोवा की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कैसे कह सकते हैं, या आपको कैसे पता। आंसर इज yes, bread is an important part of Goan life. It is needed for marriage gifts, parties and feasts. Bread is also needed by a mother for preparing sandwiches during her daughter's engagement. Thus, it is necessary to have breads for every occasion. तो हाँ जी, ब्रेड बहुत ही ज़रूरी भाग है गोवा की लाइफ का। क्यों, मैंने आपको बताया था, सभी ओकेजन्स, चाहे वो त्यौहार हैं, पार्टी है, दावत है, कुछ भी हो, हमेशा उनको ब्रेड चाहिए ही चाहिए। इट इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत होती है ब्रेड की। मैरिज गिफ्ट्स, क्या वर्ड था बच्चों मैरिज गिफ्ट के लिए यूज़ हुआ था, जो बोल, BOL। पार्टीज़ के अंदर भी ब्रेड खाई जाती थी। फीस्ट, कोई भी ग्रैंड पार्टी है, दावत, वो अधूरी थी अगर उसमें ब्रेड ना हो। ब्रेड इज़ ऑल्सो नीडेड बाय मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेज ड्यूरिंग हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो जब भी किसी भी
लेडी ऑफ द हाउस की, घर की स्वामिनी की बेटी की इंगेजमेंट होती, सगाई होती, तो उसे हमेशा सैंडविचेस बनाने होते थे। और सैंडविचेस किस चीज़ से बनते हैं बच्चों? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ब्रेड से बनते हैं। तो ब्रेड वहाँ भी चाहिए होती थी। एक बच्चों आप यहाँ पर क्रिसमस का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बॉल इन हाउस का मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो बॉल इन हाउस तो हमेशा ही बनता था, हर फेस्टिवल पे, क्रिसमस पर भी वो बनाया जाता था। सो वी कैन ईजिली से दैट कि ब्रेड्स गोवा की पार्ट का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आज की गोवा यात्रा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आई होप कि आपको अपने लॉकडाउन के बोर्डम से कुछ राहत मिली होगी। आज गोवा घूम के हम आए हैं, बड़ा मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। और बच्चों साथ मत छोड़ना, क्योंकि अगले बार हम चलेंगे कुग्र, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो बी रेडी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।